नमस्कार, मैं राजीव आई न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना जिला अंतर्गत दुल्हिन बाजार 2 व्यक्ति घायल, एक व्यक्ति चिंताजनक हालत में पीएमसीएच रेफर। सूत्रों की जानकारी के अनुसार लाला भसारा के धर्मेंद्र कुमार पर गोलीबारी की घटना सामने, लेकिन धर्मेंद्र कुमार जान बचाने में कामयाब हुए। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार की मौसा चितरंजन शर्मा के पैर में गोली लगी, साथ साथ उन्हीं के साथ खड़े दूसरे व्यक्ति को भी गोली लगने से चिंताजनक स्थिति में पीएमसीएच रेफर किया गया। सूत्रों के द्वारा बताया गया कि लाला भसारा के धर्मेंद्र कुमार का ठाकुरबाड़ी की जमीन को लेकर गांव में आपसी विवाद चलता है। उस आपसी विवाद के कारण लगभग 2 साल पहले धर्मेंद्र कुमार के चाचा की हत्या हुई थी। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं जमीन विवादित होने के कारण यह तो नहीं हुआ है। इस पर पुलिस अपनी स्तरीय जांच कर रही है। पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनकच्छ तहसील से पिपलरामा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत कर्मचारियों, जिला सहकारी बैंक आदि कोरोना योद्धाओं का स्वागत कर प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के सोनकच्छ ग्रामीण मंडल श्री हरेंद्र सिंह पीलवानी, नरेंद्र सिंह सेंघम कुमारिया, अर्जुन सिंह कुशवाहा, पवन गुराड़िया, विजय सिंह चौहान, खेरिया जागीर, प्रभु शंकर जी राठौर, शेष नारायण नाहर, देविंग सिंह नाहर, अनिल जी राठौर, विजय जी राठौर, अजय जी गुप्ता, मोनू भावसा, राजेंद्र राठौर, सुमित भावा, राधेश्याम बरेठा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैराखेड़ी से कैलाश जोशी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भारत नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से हो रही है तस्करी। कोरोना संकट काल में फल फूल रहा है तस्करों का काला बाजार। लखीमपुर की से बड़ी रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान जनपद की भारत नेपाल सीमा पर स्थित तुकोनिया पुलिस एसएसबी की संयुक्त टीम लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन को लेकर भले ही अखबारी सुर्खियां बटोर कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, पर भारत नेपाल सीमा पर संकट भरे दिनों में भी तस्करी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकट के दौरान जहां पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है, वहीं कोरोना खतरे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन द्वारा भारत नेपाल सीमा को सील किया गया था और सीमा पर सभी प्रकार के वाहनों और व्यक्तियों को आवाजाही पर अंकुश लगाते हुए जांच एजेंसियों से पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी बेखौफ तस्कर सीमा पर तैनात एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कागजात बनवाकर आयात निर्यात के नाम पर ट्रकों में संदिग्ध पदार्थों को भरकर धड़ल्ले से तस्करी के जयराम के अंजाम देते हुए दिन में के उजाले में ट्रकों को पूरी तरह तिरपाल आदि से ढककर उनमें भारी मात्रा में कोयला, सीमेंट, खाद जैसे संदिग्ध मटेरियल को भरकर खकरौला एसएसबी कैंप के रास्ते से होते हुए सीमा पार कर नेपाल में पहुंचा रहे हैं। नेपाल से उन्हें ट्रकों में संदिग्ध वस्तुओं सहित चाइनीज मटर को भरकर भारत में ला रहे हैं। ऐसे में सीमा पर तैनात जांच एजेंसियों, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहा है। आखिर क्या वजह है कि कोरोना संकट में सीमाएं सील होने के बाद भी सीमा पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पर तस्करी का काला कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तस्करों ने सीमा के सटे गांव को ही अपना अड्डा बना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तस्कर इलाके के मेडिकल स्टोरों से नशीली दवाओं को बड़ी मात्रा में खरीद कर सीमा पार नेपाल में महंगे दामों में बेचते हैं। तुकोनिया कोतवाली क्षेत्र में इसमें कारोबारी पड़ोसी जिला बहराइच के नेपाल बॉर्डर की मंडी रुपईडीहा से अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से स्मैक को खरीद कर तुकोनिया कस्बे सहित अन्य स्थानों पर पुड़ियों में बेचते हैं। पहले क्षेत्र के संपन्न घरानों के युवाओं से दोस्ती कर उन्हें इस नशे की लत में फंसाया जाता है और फिर तस्कर उन्हीं हाथों में इस धंधे को थमा देते हैं। सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर बढ़े मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर कुछ जानकार लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं सीमा पर सक्रिय तस्करों के तार किसी राष्ट्र विरोधी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़ रहे हैं। हाल ही में टेरर फंडिंग से जुड़ा एक बड़ा मामला प्रकाश में आया था, पर उसके बावजूद भी सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों तस्करों की आवाजाही को लेकर सतर्क नहीं है। अगर यही लापरवाही और ढील चलती रही तो आतंकी इन्हीं तस्करों के सहयोग से खुली सीमा व सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाकर देश में कोरोना संकट के दौरान किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। इन सीमावर्ती गांवों में है नेटवर्क। सूत्र बताते हैं कि स्मैक का धंधा बीते कई वर्षों से तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन अब यह बड़े पैमाने पर संचालित होने लगा है। सीमाई गांव रणनगर, गंगानगर, बनरवीरपुर, खमरिया, मजरापुर, खैरटिया सहित अन्य गांवों में स्मैक का व्यापार पैर पसार चुका है। पुलिस की सहायता पर इन जगहों को बिकती है विदेशी चाइनीज मटर। तस्कर नेपाल से चाइनीज मटर बाइकों पर लादकर सिंगाई थाना क्षेत्र के गांव सिंघा खुर्द, सिंघा कला में स्थित अपने गुप्त स्थानों पर डंप करते हैं। उसके बाद थाना क्षेत्र में संचालित किराना व्यापारियों तक सप्लाई करते हैं।
क्या कहते हैं जिम्मेदार? इस बाबत में जब स्थानीय सीओ निकासन प्रदीप वर्मा से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रात्रि में कई बार औचक निरीक्षण किया गया, पर मौके पर ट्रक नहीं मिले और जो ट्रक दिन में जाते हैं इन पर कोयला भरकर जाता है, जिसका परमिट बनता है। ये जानकारी हमारे सहयोगी शहनवाज खान ने लखीमपुर से प्राप्त करी है। लखनऊ से राजीव आजाद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अधिकारी के द्वारा मजदूरों से दुर्व्यवहार, ये कैसा व्यवहार है? ये वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ का है, जहां मजदूरों के साथ अधिकारियों की बदसलूकी सामने आई है। ड्यूटी के दौरान बस में चढ़ रहे मजदूर पर एक अधिकारी ने लात से मारा। ये सरकारी नौकरशाह जनता की सेवा के लिए होते हैं, शायद ये अपने पद के नशे में चूर होकर ये भूल जाते हैं। हालांकि प्रतापगढ़ जिलाधिकारी ने ट्वीट करके अधिकारी के बारे में लिखते हैं, उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को इस कृत्य के लिए राठौर चेतावनी निर्गत की गई है। इस प्रकार का कृत्य घोर निंदनीय है। सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में श्रमिकों के साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी बलिया ने स्मृति सिंह ग्राम प्रधान रत्सर कला द्वारा सौंपा गया कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ का किया उद्घाटन। ग्राम प्रधान रत्सर कला स्मृति सिंह ने अपने एनजीओ आक्सा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से डीएम बलिया को सौंपा पूर्वांचल का पहला कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ बिना जिलाधिकारी के उद्घाटन किया, जिसका बता दें कि यह बिना पीपीआई किट पहले सैंपल लेने वाला है। यह बूथ स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों को संभावित संक्रमण से बचाने वाला है। बूथ पीपीआई किट पर होने वाले खर्च में भी लाएगी कमी। यह बूथ अपनी बड़ी बहन की प्रेरणा से राजस्थान की तर्ज पर महिला ग्राम प्रधान ने गांव में ही बनवाया। यह बूथ वही इस पहल पर रसल कला ग्राम प्रधान स्मृति सिंह क्या बताया, आइए सुनते हैं उनके जुबान। जिलाधिकारी महोदय जी को हम लोगों का एक एनजीओ है जिसका नाम है अक्षा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से हम लोगों ने एक कोविड-19 सैम्पलिंग बूथ बनाया है, जिसमें जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं जो कि कोरोना के लिए है, उसमें विदाउट पीपीई किट के आप जो है कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जो भी है उसका सैंपल जो निकाल सकता है। उसमें पीपीई किट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और चूँकि पीपीई किट काफ़ी महंगा पड़ रहा है तो उस बूथ में जो है जो स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे वो जो है वायरस प्रूफ रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ प्रभात पांडे की रिपोर्ट। लगभग 1.5 महीने के बाद रेलवे का संचालन शुरू, कानपुर रेलवे ने सभी तैयारी की पूरी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लगभग 1.5 महीने बाद यह अनाउंसमेंट आज कानपुर सेंटर पर सुनाई देगा, जब दिल्ली से चल रही डिब्रूगढ़ को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस कानपुर पहुंचेगी। रात 9:30 बजे के बाद ट्रेन कानपुर पहुंचेगी, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 1.5 महीने बाद रेलवे आज से ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जिसके चलते कानपुर में 6 ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, जिसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है। आज आने वाली दिल्ली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के आने से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रेन से उतरने और ट्रेन में चढ़ने वाले सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही एंट्री कर सकेंगे। स्क्रीनिंग के बाद जिनके पास कंफर्म टिकट होगा उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क और सैनिटाइजर न होने पर यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। यही नहीं, ट्रेन के आने से 1.5 घंटा पहले सफर करने वाले यात्रियों को यहाँ पर आना होगा और सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देखिए, लॉकडाउन के पहले ट्रेन में बैठना और स्टेशन में एंट्री करना अलग था, और लॉकडाउन के बाद एक अलग तरीके से कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल और रेलवे बोर्ड और एनसीआर हेडक्वार्टर के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आज यहाँ पे हम ट्रेन में एंट्री शुरू कराएंगे। इसमें खाली स्टेशन के एक तरफ से ही अर्थात कैंट साइड से ही एंट्री होगी, और उसमें भी खाली एक गेट से एंट्री होगी। एंट्री पर ही सबके कंफर्म टिकट चेक किए जाएंगे। जिनके पास कंफर्म टिकट होगा खाली वही लोग स्टेशन प्रेमिसेस में एंट्री करेंगे। इसके बाद थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, मास्क और सैनिटाइजर चेक किए जाएंगे। जिनके पास मास्क नहीं होगा उनको हम मास्क उपलब्ध कराएंगे और सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मोबाइल में सबके आरोग्य सेतु ऐप देखेंगे, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी है रेल में यात्रा करने के लिए। कानपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। युवा छात्र नेताओं ने भी दिखाया दम, कोविड-19 के लिए किया महारक्तदान। छात्र नेता अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस महामारी कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए किया रक्तदान। छात्र नेता अंकित सिंह ने अपने जन्मदिन पर अपने साथ 8 दोस्तों से भी कराया रक्तदान। छात्र नेताओं का कहना है कि इस कोरोना से लड़ने में सहयोग के लिए हमारा ये एक कदम है। इन
युवा छात्र नेताओं ने समाज के नए युवाओं को निवेदन किया कि वो भी समाज के लिए सामने आए, अपने देश के लिए आगे बढ़े। अंकित कुमार सिंह। अंकित जी, आज यहाँ पे आप ब्लड बैंक में आए हैं, क्या बात करें? आज पहली बात तो मेरा जन्मदिन है और आज जो हमारे देश की स्थिति चल रही है कोविड-19 का, जो हमारे पूरे देश को क्या पूरा विश्व हमारा आज इस पीड़ा को झेल नहीं पा रहा है, जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है। हमारा पूरा विश्व, हमारे पूरा कह लीजिए कि पूरा हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य का आज जीवन खतरे में है। मैं उसी में अपना योगदान दिया हूँ। मैं अपना ब्लड डोनेट करके मैं उस व्यक्ति को जो कोविड-19 से लड़ रहा है, जिसमें हमारी ब्लड को ज़रूरत पड़े, जिसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़े, हमारे यूथ साथ हैं, हम लोग दिए हैं ब्लड, सैकड़ों दर्जनों लोग जो आज। बलिया से विक्रम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आई न्यूज़ हर खबर पर पहली नजर।